जरूर, मैं इस कहानी को जस का तस यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। धर्मू चौधरी गांव का जमींदार पर अब बूढ़ा हो चला है, कई रहस्य छुपा रखे हैं। गुड़िया धर्मू की पोती 20 साल की पढ़ी लिखी शहर से लौटी है। शिवपाल गांव का पुराना ठाकुर, कभी धर्मू का दोस्त था अब दुश्मन। बिन्नी काकी गांव की तांत्रिक और सबकी डर की वजह। इंस्पेक्टर मुरारी लाल पास के थाने से आया है हत्या की जांच के लिए। काला बंजारा, एक सुनसान इलाका जहां हर साल सावन की रात एक कत्ल होता है। हर साल सावन की अमावस पर काला बंजारा नाम की वीरान जगह पर एक खौफनाक हत्या होती है। गांव वालों का मानना है कि वहां किसी आत्मा का साया है। पिछले 10 सालों में 9 लोग मारे जा चुके हैं। इस साल सभी डरे हुए हैं कि अगला नंबर किसका है। गुड़िया, जो हाल ही में शहर से गांव लौटी है, इन हत्याओं के पीछे का सच जानना चाहती है। उसे लगता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई इंसानी चाल है। इसी दौरान एक और कत्ल हो जाता है, इस बार खुद धर्मू चौधरी की। अब शुरू होती है एक दौड़, जहां गुड़िया और इंस्पेक्टर मिलकर उन रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं जो गांव की गलियों, हवेलियों और बिन्नी काकी की काली किताबों में दबे पड़े हैं। रात का वक्त था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ। काला बंजारा की ओर कोई नहीं जाता, खासकर सावन की अमावस को। पर आज कोई गया था। उसके पैरों के निशान अब भी कीचड़ में दिख रहे थे और जहां वो रुके वहां से एक चीख गूंजी थी। एक मरा हुआ शरीर पेड़ से उल्टा लटका था, गले में लाल धागा बंधा हुआ, आंखें खुली हुई और मुंह में मिट्टी ठूंसी गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फिर से एक और साल, एक और मौत। बिन्नी काकी ने अपनी लकड़ी के डंडे से जमीन पर ठोका। धर्मू चौधरी का माथा पसीने से भीग गया। उसने अपनी पोती गुड़िया को देखा, जो इस सब में कुछ अलग तलाश रही थी। वो बोली, दादा, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई इंसान है जो हर साल किसी को मारता है और सब आत्मा के नाम पर छुप जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, अगला नंबर खुद धर्मू का है। गांव की गलियां उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। हवा चल रही थी, लेकिन जैसे हर दरख्त, हर झोपड़ी में कुछ छुपा हुआ था। धर्मू चौधरी अपनी पुरानी हवेली के बरामदे में बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में डर। अचानक अंदर से गुड़िया बाहर आई। दादा, आप अब भी बाहर बैठे हैं? अंदर चलिए। धर्मू ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वहीं बैठा रहा। तू नहीं समझेगी गुड़िया, ये सब तेरा पढ़ा लिखा दिमाग नहीं समझ सकता। उस जगह का नाम भी मत ले। काला बंजारा अब भी किसी को छोड़ेगा नहीं। गुड़िया ने सवाल किया, लेकिन दादा, आप ही तो कहते थे कि डरने से कुछ नहीं होता। आप हर साल खामोश क्यों रहते हैं जब कोई मारा जाता है? धर्मू का चेहरा स्याह हो गया। उसने बीड़ी बुझाई और धीमे से बोला, क्योंकि एक बार मैंने भी किसी को मारा था। गुड़िया का चेहरा फक पड़ गया। क्या कहा आपने? धर्मू ने गहरी सांस ली। साल था 1979। सावन की अमावस की ही रात थी। एक आदमी था रत्निया, वो बिन्नी काकी का भाई था। गांव की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में था। उसी रात मैंने उसे वहीं मारा, काला बंजारा में। गुड़िया सन्न रह गई। तो ये जो आज तक हो रहा है वो उसी की, शायद, या कोई और है जो उस राज को जानता है। तभी हवेली के पिछवाड़े से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ। गुड़िया और धर्मू दोनों चौंक गए। वे भागकर पिछवाड़े पहुंचे। वहां एक कागज की पुड़िया जली हुई जमीन पर गिरी थी। उस पर लिखा था, जिसने खून किया है वो अगली अमावस तक जिंदा नहीं रहेगा। गांव के एक कोने में, जहां झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक पुराना कुआं था। गांव के बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे और बूढ़े लोग उस तरफ देखते भी नहीं थे। कहा जाता था कि वही कुआं रत्निया की लाश फेंकने के लिए इस्तेमाल हुआ था। गुड़िया को अब दादा की बातें चैन से बैठने नहीं दे रही थीं। वो जानना चाहती थी कि रत्निया की मौत का राज क्या था और ये हत्याएं आखिर क्यों हो रही थीं। अगले ही दिन वो अकेले शाम के वक्त उस कुएं की तरफ निकल गई। जैसे ही वो झाड़ियों के बीच से गुजरी, एक अजीब सी महक उसके नाक से टकराई, कुछ सड़ा हुआ, कुछ गीली मिट्टी जैसा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई बार बार नाम लेकर बुला रहा हो, गुड़िया, गुड़िया। वो कांप गई, लेकिन कदम पीछे नहीं खींचे। कुएं के पास पहुंची तो देखा कुएं की मुंडेर पर एक लाल रंग की साड़ी टंगी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहीं छोड़ी हो। साड़ी गीली थी और उस पर काले रंग के छींटे थे जो खून जैसे लग रहे थे। उसी समय उसकी नजर कुएं के पास जमीन पर पड़ी एक चूड़ियों की जोड़ी पर गई। गुड़िया ने उन्हें उठाया और गौर से देखा, ये वही चूड़ियां थीं जो उसने दादी की पुरानी संदूक में देखी थीं। लेकिन उसकी दादी तो सालों पहले मर चुकी थी। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी। बिन्नी काकी खड़ी थीं, बिना आवाज किए, बिना पलक झपकाए। बहुत खोदने की कोशिश मत कर बिटिया, काकी की आवाज फुसफुसाते हुए निकली। इस कुएं ने जितने राज निगले हैं ना, तुझसे पचेंगे नहीं। गुड़िया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप जानती हैं ये सब क्या है काकी? बिन्नी काकी धीरे से मुस्कुराईं, जैसे बहुत पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। जानती हूँ, ये साड़ी, ये चूड़ियां, ये कुआं,
सब उस औरत की याद है जिसे तुम रत्निया की मौत से जोड़ रही हो, लेकिन असल में वो भी एक मोहरा थी। कौन थी वो औरत? गुड़िया ने तुरंत पूछा। बिन्नी काकी कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी गठरी खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। गुड़िया ने तस्वीर देखी और हक्का बक्का रह गई। ये तो मेरी दादी है, और ये दादाजी के साथ। लेकिन ये तीसरा आदमी कौन है? बिन्नी काकी बोली, तेरे दादा और रत्निया अकेले नहीं थे उस रात, एक और आदमी था, और वहीं से शुरू हुआ था ये खून खराबा। गुड़िया की आंखों में आग सी जल उठी। कौन है वो आदमी? क्या वो आज भी जिंदा है? काकी ने सिर झुकाया। जिंदा है, और अगली अमावस को वो ही आखिरी खून करेगा। उसी वक्त गांव के मंदिर की घंटी जोर से बजने लगी, जो कभी सिर्फ मौत के वक्त बजती थी। गांव के बच्चे चिल्लाते हुए दौड़े, धर्मू चौधरी को किसी ने मार दिया। गुड़िया के हाथ से तस्वीर छूट गई। धर्मू चौधरी की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में डूब गया था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था और हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। चूल्हे नहीं जले, खेत खाली थे, और बच्चों की किलकारियां जैसे किसी ने छीन ली थीं। धर्मू की लाश जिस हालत में मिली थी वो और भी डराने वाली थी। गले में वही लाल धागा, आंखें खुली हुई और मुंह में मिट्टी भरी हुई। ठीक वैसी ही मौत जैसी पिछले 9 सालों में बाकी लोगों की हुई थी। गुड़िया अब अकेली थी, लेकिन अब डर की जगह उसके अंदर जिद आ गई थी। उसे अब यह रहस्य खोलना ही था। गुड़िया धर्मू के अंतिम संस्कार के अगले दिन दोपहर की धूप में बिन्नी काकी के झोपड़े पहुंची। काकी दरवाजे पर ही बैठी थीं, जैसे उसे आने की पहले से खबर हो। कह दिया था, बिटिया, बहुत खोदोगी तो जख्म भी खुदेगा। अब बता, क्या जानना चाहती है? काकी की आंखें जैसे गुड़िया की आत्मा तक देख रही थीं। गुड़िया सीधी बोल पड़ी, वो तीसरा आदमी कौन था जो दादा और रत्निया के साथ उस रात था? काकी चुप रहीं। फिर अपने झोपड़े के एक कोने से एक धूल भरी पुरानी डायरी निकाली। उसकी जिल्द चमड़े की थी और उस पर सिंदूर के निशान थे। ये डायरी है उस तीसरे आदमी की। नाम था रणबीर। गांव का ही था, लेकिन अपनी हद से ज्यादा लालची। रत्निया से मिलकर तेरे दादा की जमीन हथियाना चाहता था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों की किस्मत बदल दी। गुड़िया की सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ था उस रात? उसने पूछा। बिन्नी काकी की आंखें भर आईं। तेरे दादा ने जब रणबीर और रत्निया की साजिश पकड़ी तो झगड़ा हुआ। रत्निया को वहीं मारा गया। रणबीर भाग गया, लेकिन जाते जाते शपथ ली कि वो लौटेगा और सबका खून करेगा, एक एक करके। गुड़िया ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो खून अमावस की रात बहाया गया वो हर अमावस को एक और खून मांगेगा, जब तक बदला पूरा न हो जाए। गुड़िया कांप गई। तो रणबीर अब भी जिंदा है? उसने पूछा। काकी बोली, हाँ, और वो गांव में है, उसी के भेष में जिसे सब नेक मानते हैं। लेकिन अगली अमावस को वो आखिरी खून करने वाला है, और इस बार शिकार तू होगी। गुड़िया गांव लौटी, और अब उसका शक 3 लोगों पर था। शिवपाल ठाकुर, धर्मू का पुराना दुश्मन, जमीन विवादों में उलझा हुआ। इंस्पेक्टर मुरारी लाल, जो हर हत्या के बाद देर से पहुंचता है। हरिनारायण मास्टर जी, गांव का सबसे शरीफ आदमी, लेकिन हमेशा सबके राज जानता है। डायरी की अगली पंक्तियों में एक सुराग छुपा था। मैं जब अगली बार मारूंगा तो वहीं से शुरू करूंगा जहां रत्निया का खून गिरा था। गुड़िया ने सोचा, काला बंजारा। लेकिन क्या वो फिर से वहां जा सकेगी? क्या रणबीर आज भी वहीं किसी साये की तरह छुपा बैठा है? गांव में शाम का वक्त था। सूरज ढलने लगा था और आसमान सिंदूरी हो चला था, मगर गुड़िया की आंखों में नींद और चैन दोनों नहीं थे। अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। उसे यकीन हो चला था कि रणबीर गांव में ही है और अब की बार उसका निशाना वही होगी। गुड़िया ने निश्चय किया, अब सिर्फ शक करना काफी नहीं, सबूत ढूंढना होगा। गांव की पुरानी बंद हो चुकी पाठशाला, जहां अब कोई नहीं जाता, वहां मास्टर जी अक्सर अकेले जाते थे। गुड़िया ने एक रात उनका पीछा किया। झाड़ियों में छिपकर उसने देखा, मास्टर जी ने स्कूल का टूटा हुआ दरवाजा खोला, अंदर मोमबत्ती जलाई और किसी पुरानी संदूक से कुछ निकाला। गुड़िया और पास गई और दीवार की आड़ से झांका। मास्टर जी के सामने एक पुराना नक्शा खुला था और साथ में कुछ काली माला और लाल धागे रखे थे। उसके होंठ हिल रहे थे, वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। गुड़िया के रोंगटे खड़े हो गए। वो फुसफुसाई, ये तो किसी तंत्र का हिस्सा लगता है। तभी मास्टर जी ने कुछ ऐसा कहा जो हवा में ठंडक की लहर ले आया। अब सिर्फ एक बचा है, बस एक और खून और मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन गुड़िया मास्टर जी के घर पहुंची। वो दरवाजा खोलकर बोली, मास्टर जी, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? मास्टर जी ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्का मुस्कुराए, आओ बिटिया, क्या जानना है? गुड़िया ने सीधी बात कही, आप कल रात पाठशाला में क्या कर रहे थे? मास्टर जी की आंखों में एक पल को डर झलका, लेकिन फिर वो हंसे, तुम्हें लगता है मैं रणबीर हूं? गुड़िया चुप रही। मास्टर जी ने लंबी सांस ली और अपनी शर्ट के नीचे से एक लटकती हुई ताबीज दिखाई। ये मुझे उस रात मिला था जब रत्निया मारा गया था। मैं वहां था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बस गवाह था। मैंने सब देखा, और तभी रणबीर ने मुझसे कहा था, अगर किसी से कुछ कहा तो अगला तू होगा। तो फिर आप चुप रहे इतने साल? गुड़िया गुस्से से बोली, क्योंकि रणबीर आज भी गांव में है और मुझे डर है कि अगली बारी तुम्हारी है। गुड़िया,
उसी रात गुड़िया अपने कमरे में बैठी डायरी पढ़ रही थी कि खिड़की पर कोई कंकड़ फेंकता है। वो डर कर उठती है और खिड़की से झांकती है। नीचे आंगन में कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी, सफेद धोती में, चेहरा ढंका हुआ। उसके हाथ में वही लाल धागा था और उसने जमीन पर एक कागज गिराया। गुड़िया जब नीचे पहुंची तो वो जा चुका था। कागज पर लिखा था, तू जितना पास आती जा रही है, मौत भी उतनी ही करीब आ रही है। अगली अमावस तक तेरा खेल खत्म।